हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर रही हूँ परफेक्शन आईएएस की बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल टेस्ट पेपर 5 को। इसमें कुल 150 प्रश्न हैं, तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है, तो इसका सही उत्तर है नाफेड। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुई और यह भारत में कृषि उत्पादों के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष एजेंसी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 की वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा भारत में किस देश से ली गई है? India has adopted the concept of GST from which of the following countries? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। फ्रांस विश्व का पहला देश है जहां जीएसटी लागू किया गया। हालांकि भारत में जीएसटी का प्रावधान कनाडा से लिया गया और वस्तु और सेवा कर जीएसटी घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश सामानों और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कनाडाई मूल्य वर्धित कर है। ठीक है, भारत में यह कर जो है वो कई अप्रत्यक्ष करों को कम करने के लिए जो है वो लागू किया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक ILO, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक WEF और वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO। ठीक है, तो नॉट करेक्टली मैच्ड की बात हो रही है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही सुमेलित जो है वो नहीं है। ठीक है, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है और यह रिपोर्ट जो है वो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी करती है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं कि जीआई टैग की समय सीमा जो है वो क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। प्रश्न संख्या 5 है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है किससे? ठीक है, तो कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से? तो इसका सही उत्तर है कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी 1 व 2 यह सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर कि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन जो है वो विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न संख्या 7 है कि 1991 की नरसिंहन समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वित्तीय सुधार। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है वो ऐसा पहला राज्य बना जहां PPP मॉडल पर रेल ट्रैक जो है वो बनाया गया है, PPP मॉडल पर जो है वो रेल ट्रैक बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। प्रश्न संख्या 9 है कि 2019 से 2020 के बीच हुए सर्वे के मुताबिक भारत में मातृ मृत्यु दर जो है वो कितनी है? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वो कितनी है? ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश माध्यम से हैं वो इंग्लिश के क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और वैसे तो आपको यह हिंदी का भी प्रश्न समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 97। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर कि भारत में किस तरह की जो कर प्रणाली है वो पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अधोगामी। ठीक है, यानी कि रिग्रेसिव। कैसी? तो रिग्रेसिव, अधोगामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अधोगामी, रिग्रेसिव। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कर है वो जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेवा कर, सर्विस टैक्स। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। एक्साइज ड्यूटी जो है वो किस पर लगाने वाला चार्ज है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री यानी कि प्रोडक्शन सेल ऑफ कमोडिटीज पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संगठन है वो बफर स्टॉक फाइनेंस की जो है वो सुविधा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। प्रश्न संख्या 14 है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो निम्नलिखित में से किस दिन जो है वो मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 26 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 15 है कि विनिवेश विभाग दीपम जो है वो किसके अंतर्गत आता है? DIPAM किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही है। देखिए, वायदा बाजार आयोग भारत में जो है वो माल का विनिमयन करता है, विनियमन जो है वो करता है। इसकी स्थापना जो है 1953 में हुई और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के जो है वो अंतर्गत जो है वो आता है, इसलिए ऑप्शन ई जो है वो सही होगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर कि वायदा बाजार आयोग जो है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। हमें इस सेशन में पूरे 150 प्रश्नों को करना है, तो आप आखिर तक लेक्चर को देखें ताकि आपके 150 प्रश्न जो है वो मॉडल पेपर वो पूरा कवर हो जाए और आपकी तैयारी जो है वो और बुलंदी पर आ जाए। तो प्रश्न संख्या 17 है कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कौन सा निकाय करता है? ठीक है, कौन सा निकाय जो है वो इसकी मतलब आय की जो है राष्ट्रीय आय की जो है वो गणना करता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए कि आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, और ये ऑप्शंस तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसका सही उत्तर है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इसका सही उत्तर है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 है कि RBI द्वारा बैंकों की उधार शक्तियों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है वो किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। प्रश्न संख्या 19 है कि भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का जो मुख्य निदेशालय है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर जो सिक्के हैं वो नहीं ढाले जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जगह पर जो सिक्के हैं वो नहीं ढाले जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, देवास। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 21 पर कि रिजर्व ट्रेंच स्थिति एक शब्द है जिसका निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संदर्भ में किया जाता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 22 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है वो विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की जो है वो सिफारिश करने का कार्य करता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि लागत व मूल्य योग। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 23 पर कि नोटों की प्रिंटिंग के खिलाफ RBI द्वारा निम्न में से कौन सा सिस्टम जो है वो बनाए रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24 पर कि प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देश के वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 25 पर कि सबरी संकल्प अभियान का जो है संबंध वो किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से जो है वो सबरी संकल्प अभियान का जो है वो रिलेशन है।
अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 26 पर कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा देश में पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा मूल्यों का जो है वो निर्धारण होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दैनिक आधार पर, ऑन अ डेली बेसिस। प्रश्न संख्या 27 है कि नई जीडीपी आंकड़ों के आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर बदल कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2011-12। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 28 पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। प्रश्न संख्या 29 है कि भारत में सीमांत जोत का आकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 हेक्टेयर से कम, लेस देन 1 हेक्टेयर। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 30 पर कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। प्रश्न संख्या 31 पर आते हैं, 31, कि निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अल्फांसो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 32 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जो है वो नदी तट पर स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भिलाई। प्रश्न संख्या 33 है कि वर्तमान 2022 में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या जो है वो कितनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 12। प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं जो है वो पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। प्रश्न संख्या 35 है कि भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से ये वाला जो है ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही है। देखिए, इसमें व्यापार और परिवहन भी आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें वित्त और वास्तविक संपदा भी आता है, और इसमें वानिकी और मत्स्यिकी जो है ये नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें वित्त एवं वास्तविक संपदा आता है और व्यापार तथा परिवहन जो है वो इसमें आता है। तो इसलिए जो ऑप्शन ई है वो सही उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 36 पर कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम जो है वो निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सेवा, फिर उद्योग, फिर कृषि। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 37 पर कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का जो हिस्सा है वो केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 41%, 41%। प्रश्न संख्या 38 है कि किस जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंदर जो है वो रखा गया है। किसे जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे के अंदर जो है वो रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घी को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 39 पर कि आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का जो दायित्व है वो निम्नलिखित में से किसको है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 पर कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का जो सबसे अधिक योगदान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट जो है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 41 पर, 41। प्रश्न संख्या 41 पर आते हैं कि बजट अनुमान 2022 से 23 के अनुसार केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एवं सेवा कर एवं निगम कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड
कॉरपोरेशन टैक्स। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 कि भारत में किसने आमदनी पर कर की जो है वो शुरुआत की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स विल्सन। प्रश्न संख्या 43 है, एक मिनट। प्रश्न संख्या 43 है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश जो है वो माना जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। देखिए, कृषि में सार्वजनिक निवेश जो माना जाता है, प्राथमिक कृषि साख समितियों का जो कंप्यूटरीकरण है, सामाजिक पूंजी का विकास, सरकारों द्वारा शीतगार सुविधाओं को स्थगित करना आदि। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं वो आपका यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, यह जो है वो सही उत्तर है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 44 पर आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 44 है, तो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का जो है वो उद्देश्य है। तो सारे ऑप्शंस पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। केवल 3 जो है वो कथन है वो सही है। कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 46 पर कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का जो प्रचलित सूचकांक है वो BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 30। प्रश्न संख्या 47 है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो किस वर्ष में की गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1975। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 48 है कि मानव विकास की बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया का। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं कि मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट आवंटन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 73,000 करोड़ रुपए का। प्रश्न संख्या 50 है कि 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 51 है कि भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चीन से। प्रश्न संख्या 52 है कि भारत द्वारा 2020 से 21 में इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। प्रश्न संख्या 53 है कि संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केन्या। केन्या जो है वो इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 54 है कि अनुमोदित एवं क्रियात्मक विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सबसे अधिक संख्या मार्च 2022 तक किस राज्य में थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट जो है वो सबसे अधिक आते हैं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 56 की। भुगतान संतुलन में निहित होता है, भुगतान संतुलन में निहित होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण जो है वो तीनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है वो सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या, अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 57 पर। 57 प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। ठीक है, प्रश्न संख्या 58 है कि विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 189, 189। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर कि सार्क का सदस्य देश नहीं है, कौन है इसमें से जो कि सार्क का जो है सदस्य देश नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। प्रश्न संख्या 60 पर आते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा जो है वो सर्वप्रथम प्रारंभ की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। प्रश्न संख्या 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सबसे अच्छा किस्म का होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेसाइट। प्रश्न संख्या 62 पर आते हैं कि विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, या व्यापार संतुलन में जो है वो सुधार लाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केवल एक। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 64 पर कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ठीक है, इज फ्रेंडली टू द इन्वायरमेंट। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 65 पर कि 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या जो है वो वृद्धि हुई, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। प्रश्न संख्या 66 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अंश जो है वो सर्वाधिक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। प्रश्न संख्या 67 है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। प्रश्न संख्या 68 है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। प्रश्न संख्या 69 पर आते हैं कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घरेलू क्षेत्र। प्रश्न संख्या 70 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह। प्रश्न संख्या 71 है कि सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2125 रुपया प्रति क्विंटल। प्रश्न संख्या 72 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निजी धन उधार देने का प्रचलन। प्रश्न संख्या 73 है कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नासिक।
प्रश्न संख्या 74 है कि जेनेटिक उद्योग में शामिल है। इसका सही उत्तर क्या है कि जेनेटिक उद्योग में शामिल है। तो जेनेटिक उद्योग वो कहलाते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में जो है वो संलग्न हो। ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य जो है वो विक्रय से लाभ कमाना होता है, जैसे पौधा का नर्सरी या पशुपालन या मुर्गी पालन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ई होगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 75 पर कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो संलग्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ऑयल इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो तेल तथा प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उसके उत्पादन तथा तेल परिवहन में जो है वो संलग्न है, इसलिए ऑप्शन ई जो है वो सही उत्तर है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 76 पर कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह है वो कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 77 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सूर्यास्त और सूर्योदय के समय नारंगी और लाल रंग के लिए जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि वातावरण में उपस्थित ठोस कण, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 78 पर कि क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा। ठीक है, क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो पृथ्वी की सतह और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक, जबकि भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की जो ऊंचाई है तक पाई जाती है। और भूमध्य रेखा पर मोटाई अधिक होती है क्योंकि गर्म हवा जो है वो अधिक ऊंचाई तक क्या होती है, उठती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 79 कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेसोस्फियर। प्रश्न संख्या 80 है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष लगभग कोण बनाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 66.5 डिग्री। प्रश्न संख्या 81 है कि रूस में कितने समय क्षेत्र हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 11। प्रश्न संख्या 82 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर को जो है वो पार करती है। ठीक है, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार किया जाता है तो तारीख एक दिन जो है वो बदल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने वाले यात्रियों को एक दिन का लाभ मिलता है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले लोगों को एक दिन का नुकसान होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 83 पर कि पृथ्वी सूर्य का विकिरण उष्मा किस रूप में प्राप्त करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लघु तरंगे। प्रश्न संख्या 84 है कि निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, स्थल और जल पर विषुवत रेखा जो है वो कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 85 पर कि निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को जो है वो प्रभावित किया होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र। ठीक है, सविंद्र सिंह द्वारा लिखित पुस्तक भौतिक भूगोल का जो स्वरूप के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र दोनों ही घटनाओं ने जीवों के विकास को जो है वो प्रभावित किया है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 86 पर कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है।
कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में, और एटना जो है वो भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर, और फ्यूजियामा जो है वो जापान में अवस्थित है। एकांकागुआ ज्वालामुखी मूल से संबंधित है, परंतु यह स्वयं एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आपको पता चल गया कि कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा जो है वो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। और अकांकागुआ जो है वो ज्वालामुखी मूल से संबंधित है, परंतु यह स्वयं जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 87 पर, कि मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां, ठीक है, ऑप्शंस देखिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन होगा कौन सा, सी, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से जो है वो कम होती हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 88 पर, कि कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता जो है वो सम्मिलित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण। प्रश्न संख्या 89 पर आते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्रेरिज उत्तर अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, स्टेपिज यूरोप और वेल्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दे रखा है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या दे दिया है, ऑस्ट्रेलिया दे दिया है। पेरी जो है वो उत्तरी अमेरिका, ये सही है। पंपास जो है वो दक्षिणी अमेरिका, वो भी सही है। स्टेपी यानी कि स्टेपी ये यूरोप से संबंधित है। ये जो वेल्ड ऑस्ट्रेलिया ये गलत है, ये यहाँ पे होना चाहिए था वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 90 पर, कि रियो ग्रांडे नदी जो है वो सीमा बनाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। प्रश्न संख्या 91 है, कि भारत के दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते या करती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां या संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, या वित्त आयोग, या वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, या नीति आयोग। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 92 पर, कि डेटम रेखा जो है वो क्या है? डेटम रेखा जो है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की जो है वो माप होती है। प्रश्न संख्या 93 है, कि महावेली गंगा जो है एक नदी है, कहाँ की नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका की। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 94 पर, कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जहां गहरा समुद्र जो है वो नहीं होता है। प्रश्न संख्या 95 है, कि चाय की जो है वो उत्पत्ति हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चीन से हुई। जापान का प्रश्न संख्या 96 है, कि जापान का विशालतम द्वीप जो है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, होन्शु। प्रश्न संख्या 97 है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम जो है वो क्या है? तो सही क्रम जो है वो क्या है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑन्ट्रियो, ईरी, हुरान, मिशिगन, फिर सुपीरियर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 98 पर, कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी जो है वो उसमें कितनी कमी आई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7000 किलोमीटर। ठीक है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात जो भारत और यूरोप के मध्य जो है वो समुद्रिक दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई है? तो 7000 किलोमीटर की कमी आई है। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, देख लें पहले सारे क्या है दिया हुआ।
क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल ओजोन परत, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे और मध्य मंडल है ध्रुव ज्योति। तो इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल ओजोन परत और आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पोंग बांध निर्मित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्यास नदी पर। प्रश्न संख्या 101 है कि कावेरी जल विवाद में कौन कौन से राज्य जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। कावेरी जल विवाद में कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, तो कावेरी जल विवाद में 3 राज्य और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश जो है वो जुड़ा हुआ है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 102 कि तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डोडा बेट्टा। प्रश्न संख्या 103 है कि लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का जो कारण है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी समुद्री चट्टान निर्माण। प्रश्न संख्या 104 है कि दक्षिण के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 105 है कि भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दामोदर की घाटी में। प्रश्न संख्या 106 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में तालाब द्वारा सिंचाई उसके संपूर्ण सिंचित क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 107 है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। प्रश्न संख्या 108 है कि इनमें से किस शहर में पहला इस्पात कारखाना जो है वो स्थापित हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। प्रश्न संख्या 109 है कि निम्न में से कौन सी झील जो है वो कृत्रिम है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज आर्टिफिशियल, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जयसमंद। प्रश्न संख्या 110 है कि भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर जो है वो विचार कीजिए। अर्जुन, जया, पद्मा और सोनालिका, इनमें से कौन कौन सी गेहूं की किस्में हैं? ठीक है, इनमें से कौन कौन जो है वो गेहूं की किस्में हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 4, यानी कि अर्जुन और सोनालिका जो है वो गेहूं की किस्में हैं। प्रश्न संख्या 111 है कि दमन और दीव को कौन अलग करती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी खंभात की खाड़ी। प्रश्न संख्या 112 है कि हाजीपुर जो है वो किस नदी के किनारे पर है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। हाजीपुर जो है वो किस नदी के किनारे पर है, तो हाजीपुर जो है वो गंगा और गंडक नदी के तट पर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में गंगा भी है और गंडक भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 113 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जो है वो उत्तरदायी होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कपासी वर्षा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 114 में कि वायु दाब जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ग्रीष्म ऋतु में। प्रश्न संख्या 115 है कि भारत में वृहत्तम लिग्नाइट संचय है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नैवेली में। प्रश्न संख्या 116 है कि कौन सी नदी विषुवत वृत्त को 2 बार काटती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कांगो। प्रश्न संख्या 117 पर आते हैं कि गिरनार पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। प्रश्न संख्या 118 है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंबल। प्रश्न संख्या 119 है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भूटान, चीन और म्यांमार। प्रश्न संख्या 120 है कि सबसे गहरा एवं भूबंधित बंदरगाह जो है वो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विशाखापत्तनम। प्रश्न संख्या
121 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 121 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ियां सुमेलित हैं? दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, जो सही सुमेलित है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, देख ले पहले कि जो जिला जो है वो लद्दाख, ये सही है। फिर सिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था, यहाँ पे उत्तराखंड दिया हुआ है। फिर है नाथुला जो है वो सिक्किम दिया है, ये सही है। थांगला जो है वो लद्दाख होना चाहिए था। ठीक है, तो कौन सा जो है वो सही है? तो ये सही है, जो जिला लद्दाख और नाथुला जो है वो सिक्किम, ये सही है। तो दो ऑप्शंस जो है वो सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो इसका सही उत्तर होगा। 122वां प्रश्न है कि किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजातियां जो है वो नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। प्रश्न संख्या 123 है कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चमोली। प्रश्न संख्या 124 है कि बरौनी तेल परीक्षणशाला स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 125 है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका मानसरोवर झील के पास स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ई है, वो करेक्ट है। देखिए झेलम नदी का जो उद्गम वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से होता है। फिर यह सिंधु नदी की जो है वो सहायक नदी है। झेलम नदी की जो लंबाई है वो 724, यानी कि भारत में कितना है? तो भारत में 400 किलोमीटर है। ठीक है, और सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाद हिमनद से होता है। और सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 126 है कि भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 9। प्रश्न संख्या 127 है कि यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। ठीक है, विच डे इज कॉल्ड इक्विनोक्स? तो यह ज्योग्राफी का बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है मार्च 21। प्रश्न संख्या 128 है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम जो है वो चुनिए। सतमाला पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, पीर पंजाल श्रेणी और नागा पहाड़ियां। तो इसका सही उत्तर है, पहले होगा सतमाला पहाड़ियां, फिर कैमूर पहाड़ियां, फिर नागा पहाड़ियां और उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 129 है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका जो उद्गम है वो भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सतलज का, अभी ऊपर ही मैंने डिस्कस किया। फिर है प्रश्न संख्या 130 की गर्म पानी का स्रोत है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। प्रश्न संख्या 131 है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमा जो है वो भूटान से नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। प्रश्न संख्या 132 है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी जो है वो भारत में है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कामेट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 133 पर कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। देखिए मानसून पूर्व फव्वार मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों की विशेषता है। और मानसून से पहले होने वाली वर्षा इन राज्यों में फसलों के लिए लाभदायक होती है। और अलग अलग राज्यों में मानसून फव्वार को अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है। केरल में इसे फूलों वाली वर्षा और आम्र वर्षा भी कहते हैं, और कर्नाटक में इसे काफी वर्षा तथा चेरी ब्लासम भी कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को चाय वर्षा तथा काल वैसाखी यानी कि नार्वेस्टर कहते हैं। तो ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं
देखिए, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में तो काल वैसाखी नॉर्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यही जो वर्षा है बाकी बहुत सारी जगह पे होती है तो उसको अलग अलग नाम से, तो चाय वर्षा भी इसको बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में इसको चाय वर्षा भी बोलते हैं और काल वैसाखी भी बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 134 पर कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वडोदरा। प्रश्न संख्या हम लोग आते हैं 135 पर कि भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोकिंग कोयला। प्रश्न संख्या 136 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित जो है वो नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अराकान योमा। प्रश्न संख्या 137 है कि हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वराज द्वीप। प्रश्न संख्या 138 है कि इराक की सीमा घेरी है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 6 देशों द्वारा। प्रश्न संख्या 139 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो बोरा जो है वो पोलैंड नहीं, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बोरा जो है एक शुष्क ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है और इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से जो है वो प्रभावित होता है, इसलिए ये यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो गलत है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 140 पर कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी योकोहामा। प्रश्न संख्या 141 पर आते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नील नदी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 142 पर कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 143 है कि रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु जो है वो उपयुक्त है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विषुव रेखीय। प्रश्न संख्या 144 है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सेंट लॉरेंस। प्रश्न संख्या 145 है कि मॉर्निंग स्टार जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति को, जुपिटर को। प्रश्न संख्या 146 है कि नेफा पुराना नाम है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वैदिक का, नेफा जो है वो पुराना नाम है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। नेफा इज द ओल्ड नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 147 पर आते हैं कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या जो है वो निम्नलिखित में से किन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केवल टू वनोन्मूलन से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर 148 कि दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरह जो है वो बहती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। प्रश्न संख्या 149 है कि कालाहारी मरुस्थल जो है वो अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया, जायरे या जाम्बिया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। देखिए कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया तथा दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में विस्तृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या इस टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न संख्या 150 150 तो 150वें प्रश्न पर कि हिमालय की तराई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पतझड़ वन डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो आज का जो सेशन है मॉडल टेस्ट पेपर 5 का यही समाप्त होता है, यह कंप्लीट हो गया है। मैं और भी बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट अपलोड करूँगी और परफेक्शन आईएएस के मॉडल पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं और आप
इनका टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।